Dear students, we are going to start कैपेसिटर। इसमें हम पढ़ेंगे कंडक्टर है, इंसुलेटर्स एंड डाई इलेक्ट्रिक्स। कंडक्टर के बारे में आप क्लास 10th में पढ़े हैं कि कंडक्टर इज दैट मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास easily, confirm, and insulator is that material in which electricity can't pass easily। अब कंडक्टर में आपका मतलब उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा लगता है, इसके कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, लीस्ट होता है। और इंसुलेटर में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। जब किसी चीज़ को रोका जाएगा, भाई इलेक्ट्रिक करंट किसका नाम है? मोशन ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए पाथ जो है पूरा क्लियर होना चाहिए, वो किसी से टकराए न, कोई व्यवधान न पैदा करे। तो जो कंडक्टर्स होते हैं जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ईजिली जो है वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी आप रबर ले लीजिए, प्लास्टिक ले लीजिए, आप वुड ले लीजिए, लकड़ी, ठीक है, इसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो नहीं करता, चार्जेस आसानी से फ्लो नहीं करते। अब बचा है आपका डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक के बारे में, डाई इलेक्ट्रिक क्या है? तो डाई इलेक्ट्रिक इज ए नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ये भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। नॉन कंडक्टिंग जब बोला जाए तो मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से न हो पाए, जिसको एक इंसुलेटर ही कहते हैं। ये दैट डजंट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, ये फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है, अलाउ नहीं करता। बट कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है बाय बिकमिंग पोलराइज्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जब उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब क्रिएट होती है, तो पोलराइजेशन की वजह से वो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पास होने नहीं देता, रोक देता है। क्या चीज़? मतलब इसका ये है कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर और डाई इलेक्ट्रिक, ध्यान दीजिए, बहुत एकदम बेसिक है। द कैरियर्स ऑफ करंट, जो करंट के कैरियर हैं, कैरियर का मतलब ढोने वाला, कैरियर का मतलब ढोने वाला, ले जाने वाला। जो करंट के ढोने वाले हैं, कैरियर्स हैं मेटल के अंदर, वो कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक फ्लो, इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने के लिए। तो कैरियर ऑफ क्या, व्हाट? कैरियर्स ऑफ करंट, करंट का जो कैरियर है, करंट को जो ढोने वाले हैं, ले जाने वाले हैं मेटल के अंदर, वो कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है कि निगेटिव? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। उसका चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना? चार्ज जो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, जो कैरियर बनते हैं, वो कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। द फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल फॉर द मेटल कैन एक्सप्लेन सम ऑफ द ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स इन ए क्वालिटेटिव मैनर। ये कोई बात नहीं। अब नीचे मेन चीज़ है, द एलिमेंट्स इन विच द वैलेंस शेल। अब देखिए वैलेंस शेल आता है। वैलेंस शेल कौन सा होता है? जो लास्ट शेल होता है, जो लास्ट शेल होता है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। पहले में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2। दूसरे में पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। बोरबरी के नियम से, बोरबरी ने क्या कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है ऑर्बिट में, वो अकॉर्डिंग टू 2n²,
जहाँ पे n इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2। कब, जब n इक्वल टू 1 रखे थे, n इक्वल टू 1, तो ये हुआ 2 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2। और जब n इक्वल टू 2 रखेंगे तो दिस विल गिव 2 इंटू 2 के पावर 2, तो 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, तो दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। ये 8 हुआ। अब इसके बाद चूंकि एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 11 होता है, तो 2 और 8 10 हो गया। तो जो लास्ट ऑर्बिट है, जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है, वो किस में जाएगा, थर्ड ऑर्बिट में, इसमें। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 1, ठीक है। तो इसी को जो लास्ट ऑर्बिट है उसी को वैलेंस शेल कहते हैं। क्या कहते हैं, वैलेंस शेल। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, ये आपका न्यूक्लियस है, ये जो है आपका क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है। तो ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस है, तो इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है पहली ऑर्बिट का, न्यूक्लियस से जो फोर्स है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, कंपैरिजन देन दिस ऑर्बिट के। उसके बाद सबसे कम जो है इसका, इसी को वैलेंस शेल कहते हैं। तो इसका अट्रैक्शन इससे कम है, जिसकी वजह से ये फ्री हो जाता है, ये किसी के साथ रिएक्शन कर लेता है। समझ बात। तो यहाँ पे बच्चों द फ्री इलेक्ट्रॉन, द एलिमेंट्स इन विच, वो एलिमेंट्स जिसमें द वैलेंस शेल इज फिल्ड, जिसमें वैलेंस शेल भरा हो, लेस देन हाफ, आधे से कम, आर फाउंड टू बी गुड कंडक्टर। अब देखिए यहाँ पे चूँकि हम ट्वेल्थ की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अब 10th का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा हल्का हो जाएगा। अब ये मेन ओरिजिन है कि जो वैलेंस शेल है, इसको वैलेंस शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ याद रखिएगा एकदम, वैलेंस शेल, ये आपका वैलेंस शेल है। तो वैलेंस शेल में भी तो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, आखिरी ऑर्बिट ही वैलेंस शेल कहलाएगी। तो यहाँ पे एलिमेंट जिसके अंदर वैलेंस शेल आधे से कम हो, कम भरे हो, उस एलिमेंट को क्या माना जाता है, गुड कंडक्टर माना जाता है। मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन पास हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन मेटल सच एज कॉपर की मिसाल ली जा रही, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर ETC, इसके वैलेंस शेल जो है कंटेन 3 और लेस इलेक्ट्रॉन, 3 या उससे कम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सिंस एन एटम हैज़ अ टेंडेंसी, चूँकि एक एटम की टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी का मतलब उसका गुण होता है, क्वालिटी होती है, उसकी क्षमता होती है, टू हैव फिल्ड वैलेंस शेल, कि अपने वैलेंस शेल को भर दे। ये एटम की प्रॉपर्टी है। न भर पाए तो क्या नाम है, तभी तो या तो किसी से लेगा, किसी को देगा, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जो कि हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एटम की एक टेंडेंसी है कि वो अपने वैलेंस शेल को भर दे। और वैलेंस शेल को भरने का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू बोरबरी 2n स्क्वायर के हिसाब से करना चाहेगा। 2n हिसाब का मतलब ये है कि जैसे तुमने पढ़ा है 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 4:2 3d10 4p6। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 4:2 3d10 4p6 5:2 5:2 4d10 5p6 सपोज दैट। अब यहाँ पे देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 1:2 ये पहला ऑर्बिट है, 1 है। अब देखिए कहीं 1 नहीं है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है। यहाँ पे देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, ठीक है। 2:2 2p6 ये सेकंड ऑर्बिट है। सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8। ये 2 और 6 वो ऊपर इलेक्ट्रॉन है, और नीचे जो है पीरियड चलता है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। कुल कितने पीरियड है, 7th पीरियड है। यानी हिंदी में कुल आवर्त कितने हैं, 7 हैं, कुल आवर्त 7 है। तो इसमें दूसरी ऑर्बिट में ये सेकंड ऑर्बिट है बच्चों, ये
सेकंड ऑर्बिट, सेकंड शेल भी बोल सकते हैं। ये आपका फर्स्ट है। अब यहाँ पे 3s2 3p6, यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है और 3 यहाँ भी है। तो 6 to 8 और 8 और ये 10 18, यानी पहले ऑर्बिट में बोरबरी के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। चेक कर लीजिए 2n²। अगर तीसरा ऑर्बिट बोलेंगे n इज इक्वल टू वाट 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 9 2 18 हो गया। अब उसके बाद चौथा जो ऑर्बिट है यहाँ पे देखिए 4 4th 4th एंड 4th, 6 to 8 8 10 18, कन्फर्म। 32 होगा ना। तो अभी हम पूरा कहाँ लिखे हैं? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10। अभी तो 4f14 आगे अब बाकी है, तो बोरबरी के हिसाब से वो टैली कर जाएगा। यही है मतलब जो ये है, ठीक है। जैसे जैसे क्या नाम है, ये के है, ये एल है और ये एम है और ये एन है, उसका नाम दिया गया है। किसी में एसपीजे मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो SPDF, ठीक है, उसी का नाम दिया गया। ये के है, एल है, एम है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से SPDF है। कौन? ये तो इसका नाम खाली दिया गया कि के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कक्षा में इतना, एम कक्षा में इतना, तो के को एस भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं। असल में एक मॉडर्न है, ठीक है, ये सब मॉडर्न में आएगा। 1s2 2 SPDF जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और वो आपका एंशंट में जाएगा। दोनों में से कौन सही रहेगा? दोनों सही है, दोनों को याद रखना ज़रूरी है। चलिए, तो यहाँ पे बात आ रही थी कि इन फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कॉपर लिया, एल्युमिनियम लिया, सिल्वर लिया, ये दोनों कंडक्टर हैं, बोलिए। अब आइए कॉपर का एग्जाम्पल देखते हैं। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कॉपर 29, Cu 29। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, ठीक है। एक्चुअल में 4s2 3d9 था, 4s2 3d, ये एक्चुअल में क्या था? 4s2 3d9, 4s2 3d9। लेकिन एक फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड का रूल है, फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड का रूल है। अब जैसे ये स्टेबल ज़्यादा है क्योंकि इसका 2 होना चाहिए था, इसको हाफ फिल करके इसको फुल फिल कर दिया गया, फुल फिल्ड एंड ये तो फुल फिल्ड हो गया, ये हाफ फिल्ड हो गया, तो ये स्टेबल ज़्यादा है कंपेरिजन देन दिस के, तो ये मान्य है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन गया? 10। वैलेंस शेल ये 4 है, वो 3 है। अंतिमवा जो ऑर्बिट है, लास्ट जो शेल है वो 4 है, न कि 3 है। वो तो लिखा जा रहा है, वो तो इसलिए जा रहा है कि n+l का रूल है, n+l का रूल है कि एनर्जी लेवल बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये 4 में कितना इलेक्ट्रॉन है? आधा है ना। हाँ, तो वही चीज़ कि यहाँ पे कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, इनके वैलेंस जो शेल है कंटेन 3 या उससे कम अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो समझिए कि ये गुड कंडक्टर है। इसके बाद है सीन से एन एटम के अंदर एक टेंडेंसी है कि वो अपने वैलेंस शेल को क्या करता है? फुल करता है। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम ऑफ ए मेटल लीव द एटम्स एंड आर फ्री टू मूव थ्रू द मेटल लैटिस रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब यहाँ पे कह रहा है कि टेंडेंसी टू हैव फील्ड वैलेंस शेल, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? वैलेंस शेल में होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? वैलेंस शेल में। जो लास्ट शेल है वो क्या है? वैलेंस शेल है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर
वो लीव द एटम्स, वो एटम को छोड़ देते हैं। एटम को मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में है वो अपने एटम को छोड़ देते हैं, और छोड़ के क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, और फ्री हो करके वो मूव करते हैं थ्रू द मेटल लैटिस। मेटल लैटिस के अंदर रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं में वो घूमते रहते हैं, क्योंकि उनका अट्रैक्शन फोर्स जो है न्यूक्लियस से बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो अलग हो जाते हैं, डिटैच्ड हो जाते हैं। उसके बाद द पॉजिटिव आयन से, लेकिन जो पॉजिटिव आयंस होता है, पॉजिटिव आयंस का मतलब कैटायन, उसी को कैटायन भी बोलते हैं, और निगेटिव आयन का मतलब एनायन। एक कैटायन और एक एनायन। कैटायन कब बनता है, जब क्या नाम है, कोई एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, छोड़ देता है। जैसे आपका सोडियम, सोडियम क्या है, ये सोडियम है ना, सोडियम, इसका 11 और 23 है। इसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, कन्फर्म है, दिखाई दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी में नहीं दिख रहा है, दूसरे में 8, तीसरे में 1, ठीक है, और तीसरे में 1। अब ये इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज कर देता है, लूज कर देता है। तो जब लूज करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सोडियम आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम आयन बन जाएगा, इसी को कैटायन बोलते हैं। प्लस चार्ज आएगा तो पॉजिटिव, ये जो लेगा, इसको जो ले लेगा, ये तो छोड़ रहा है, तो भाई निगेटिव हट रहा है, तो ये और प्लस हो जाएगा ना। आपके पास 10 रुपये आप कर्जदार थे, 2 रुपये कर्जा वाले को दे दिए जिससे लिए थे, अब आप थोड़ा सा प्लस में हुए कि नहीं है। आप 10 रुपये कहीं से कर्जा लिए हैं, 2 रुपये और ले लीजिए, तो कैटायन बनेंगे कि एनायन बनेंगे, एनायन बन जाएंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि द पॉजिटिव आयंस, ये पॉजिटिव आयन हो गया। अब क्या हो गया, पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन का मतलब जिसपे प्लस चार्ज हो, और निगेटिव आयन का मतलब जिसपे माइनस चार्ज हो। तो पॉजिटिव आयंस रिमेन फिक्स्ड, ये जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो अपनी जगह पे फिक्स्ड होते हैं इन देयर पोजीशन, वाइल द फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रोम, वो पूरा घुमा करते हैं, ठीक है, इनसाइड द मेटल, मेटल के अंदर, इन अ मैनर द एटम ऑफ ए गैस, जैसे गैस के जो एटम होते हैं इनसाइड ए कंटेनर, किसी कंटेनर के अंदर वो क्या करते हैं, रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शन, क्या नाम है, ऊपर नीचे, यहाँ तक कि उसकी दीवार से भी टकराते रहते हैं। तो दे कॉन्स्टेंटली कोलाइड अमंग देमसेल्व्स, वो जो है आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं। विद द पॉजिटिव आयन से भी दे हैव प्रैक्टिकली नो अफिनिटी टू देयर पेरेंट, लेकिन प्रैक्टिकली जो है इनका पेरेंट एटम से कोई अफिनिटी, लगाव नहीं रहता है। क्लियर, मतलब ये है कि वो जो पेरेंट एटम है, उनके एटम वो जुड़े नहीं रहते हैं, बल्कि उससे अलग होकर के वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या नाम है, घूमा करते हैं। और जबकि जो आयंस होते हैं वो अपनी जगह पे क्या होते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। क्लियर। अब इसके बाद है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल इज 0, जो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी है। ये देखिए, इस पॉइंट, इसे याद रखिएगा, ये अगले चैप्टर में इसको प्रूव किया जाएगा। द एवरेज वेलोसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी है मेटल के अंदर, वो क्या होती है, 0 होती है। लेकिन जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है अक्रॉस द 2 एंड्स ऑफ ए मेटल, मेटल के एंड सिरे पे, मेटल के दोनों सिरे पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो क्या होता है, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस फोर्स, वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या महसूस करने लगते हैं, फोर्स महसूस करने लगते हैं। एंड ड्रिफ्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड, और अप्लाइड फील्ड के अगेंस्ट धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं। ड्रिफ्ट मतलब मूव करने लगते हैं, खिसकने लगते हैं। एंड ड्रिफ्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड
फील्ड और अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन के अगेंस्ट वो इलेक्ट्रॉन, हाँ उल्टा, वो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं। देयर इज अ नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द मेटल। अब मेटल के अंदर जो है जो नेट फ्लो है इलेक्ट्रॉन का, नेट फ्लो, तो इट इज फाउंड, ऐसा पाया गया है कि एज द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीज, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को आप इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो मोर एंड मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस थ्रू ए सेक्शन ऑफ द मेटल, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है उस मेटल के सेक्शन से क्रॉस होना शुरू होते हैं। क्लियर? एक बार और पहली चीज़ ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, बट व्हेन जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को जब अप्लाई किया जाता है बाहर से, जब, ठीक है, तो द टू एंड्स ऑफ ए मेटल, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कब करेंगे? जब किसी बैटरी से, किसी कंडक्टर से उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो एक्सपीरियंस करेंगे किसको? फोर्स को। जब उनके अंदर फोर्स आ जाएगा तो ड्रिफ्ट अगेन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड, तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, उसकी डायरेक्शन के अगेंस्ट वो अपना गमन करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं। तो देयर इज अ नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब पूरे मेटल में एक नेट फ्लो होता है, एक रिजल्ट जो बनता है, रिजल्ट क्या बना कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू होता है इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, बट द डायरेक्शन विल बी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब करें कि ऐसा पाया गया है कि स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, उसकी, ठीक है, पावर को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो मोर एंड मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? क्रॉस करना शुरू कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से निकलना शुरू हो जाएंगे। मतलब ये कि चूँकि भाई इलेक्ट्रॉन का एक्सेस इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आप इंक्रीज करेंगे तो जो भी इलेक्ट्रॉन अभी स्टेशनरी पोजीशन पे था या कहीं और था, वो भी क्या नाम है, ठीक है, उस पाथ पे आना शुरू हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। अब इसके बाद एज सच द मेटल्स आर टर्म्ड एज कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अब इस कंडीशन में उस मेटल को हम किस नाम से जानते हैं? कंडक्टर के नाम से, कि ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? कंडक्टर है। तो द मटेरियल विच डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, वो मटेरियल जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, तो आर अनेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, तो उसको किस नाम से जाना जाएगा? इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में बिहेव इन द फॉलोइंग टू वेव्स। अब इंसुलेटर जो है बिहेव कर सकता है दो तरीके से। पहले, इट मे नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट एंड एज सच इट इज़ कॉल्ड इंसुलेटर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट नहीं करेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन पास नहीं कर सकता, इसलिए इसका नाम क्या है? इंसुलेटर। इट मे नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट बट ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड चार्जेस। अब दूसरी कंडीशन ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट नहीं कर सकता, ये इंसुलेटर बता रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक? नहीं, इंसुलेटर, इंसुलेटर। अभी ये बात आ रही है कि कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता भाई। हाँ, इंसुलेटर में नहीं, कुछ मटेरियल ऐसे हैं, कुछ मेटल ऐसे हैं, कुछ मेटल ऐसे हैं जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा तो कौन सा बिहेवियर रहेगा उसका? इंसुलेटर का। भाई चार्ज क्या है? चार्जेस क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो मोशन ऑफ चार्जेस इज नॉट अवेलेबल, इज नॉट फाउंड, तो दैट विल बी कॉल्ड इंसुलेटर। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं दैट विल बी कॉल्ड कंडक्टर। तो एक कंडक्टर हो गया और एक अब इंसुलेटर में दो कैटेगरी है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा रहे हैं तो इट विल बिहेव एज
एज एन इंसुलेटर। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं, अब देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया जा रहा है तो क्या होगा, ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंड्यूस्ड चार्जेस, पीछे पड़े हैं, ठीक है, इंड्यूस्ड चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड ऑन इट्स, इसके फेस पे छोटे छोटे हल्के हल्के चार्जेस, ठीक है, इंड्यूस हो जाएंगे, आ जाएंगे। सच एन इंसुलेटर, ऐसे इंसुलेटर को क्या कहा जाता है, डाई इलेक्ट्रिक। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एटम ऑफ अ डाई इलेक्ट्रिक आर टाइटली बाउंड टू देयर न्यूक्लियाई। जो एटम के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, डाई इलेक्ट्रिक का जो एटम होता है उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने न्यूक्लियाई से बहुत स्ट्रांगली क्या होते हैं, बाउंड होते हैं, बंधे होते हैं। इसीलिए ऑर्डिनरी कैन नॉट डिटैच देमसेल्फ, ये आमतौर से अपने न्यूक्लियस से डिटैच, अलग नहीं हो सकते। क्लियर? चलिए अब इसके बाद है बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कंडक्टर है, ये दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट पे पॉजिटिव है और एक प्लेट पे निगेटिव है। और कंडक्टर का एक पार्ट जो ये फेस है, ये वाला फेस, इस फेस पे देखिए निगेटिव चार्ज है, इस वजह से कि इसकी वजह से इंड्यूस्ड चार्ज, इसकी वजह से इंड्यूस्ड चार्ज, और यहाँ पे माइनस है तो इसकी वजह से ये इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज है। तो मान लीजिए कि एक कंडक्टर है जिसको रखा गया है कहाँ पे, इनसाइड एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर रखा गया, सेटअप बाय अप्लाइंग सम पोटेंशियल डिफरेंस, और कुछ पोटेंशियल डिफरेंस का सेटअप भी है अक्रॉस टू पैरेलल प्लेट। इन दोनों पैरेलल, ये पैरेलल प्लेट है, इन ये पोटेंशियल डिफरेंस का सेटअप भी बना रहे हैं। कन्फर्म? अब इसके बाद द कंडक्टर कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस कंडक्टर में मान लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, तो एज द फील्ड इज अप्लाइड, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, जो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन है, ड्रिफ्ट टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, तो इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये निगेटिव वाला किधर आ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। तो कह रहे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप अप्लाई करेंगे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट, वो जो है चला जाएगा, ठीक है, करीब हो जाएगा किसके, पॉजिटिव प्लेट के, टिल इक्विलिब्रियम, कब तक जाएगा, जब तक कि इक्विलिब्रियम साम्यावस्था स्थापित न हो जाए, बैलेंस न हो जाए। उसके बाद ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन का विभाजन जो हो रहा है उसकी वजह से द फेस ऑफ द कंडक्टर टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, जो कंडक्टर का फेस है, देखिए भाई ये एक फेस है, ये एक फेस है F1 मान लीजिए, और एक फेस ये है F2 मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि द फेस ऑफ द कंडक्टर, दो फेस है ना, फेस ऑफ कंडक्टर टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ है ये वाला हिस्सा, यानी ये वाला पॉजिटिव प्लेट की तरफ बिकम से निगेटिव, वो क्या बन जाता है, निगेटिव, यानी F1 विल बिकम निगेटिव एंड F2 विल बिकम पॉजिटिव। किस वजह से? क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है, मैनेज किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किया है, मैनेज किया है। तो चूंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन वाला किधर खिसक के जाएगा, प्लस की तरफ, अब प्लस वाला किधर जाएगा, माइनस की तरफ। तो वही कहे ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन द फेस ऑफ द कंडक्टर टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो आपका कंडक्टर का फेस है वो बिकम से निगेटिव, वो निगेटिव हो जाता है, वाइल दैट टुवर्ड द निगेटिव प्लेट, और जो निगेटिव प्लेट है, निगेटिव प्लेट, ये निगेटिव प्लेट है भाई, ये कौन सा प्लेट है, निगेटिव प्लेट है, ये प्लेट कुछ और मत समझिएगा, ये आपका पॉजिटिव प्लेट है, प्लेट। तो वाइल दैट टुवर्ड द निगेटिव प्लेट, निगेटिव प्लेट उधर उधर बिकम से पॉजिटिव,
तो वो जो निगेटिव प्लेट की तरफ सरफेस है कंडक्टर का, निगेटिव प्लेट की तरफ जो कंडक्टर का सरफेस है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। द रिजल्ट is that the charges appearing on the surface of conductor set up an electric field inside the conductor in a direction opposite to that of the applied field। अब उसका नतीजा क्या होगा कि इधर माइनस और इधर प्लस, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर बन जाएगी, उसके अंदर बन जाएगी जो उसके डायरेक्शन से बिल्कुल अपोजिट होगी। यही वजह है कि बिल्कुल अपोजिट की वजह से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य मानी जाती है, ज़ीरो मानी जाती है। यहाँ से फिर से देखिए, तो द रिजल्ट जिसका नतीजा क्या होता है, मतलब इधर निगेटिव चार्ज उधर पॉजिटिव चार्ज, तो और का प्लेट लगाना है, प्लेट लगाना है। तो द रिजल्ट इज दैट, नतीजा ये होगा कि चार्जेस अपियरिंग ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर के सरफेस पे चार्जेस अपियर हो रहे हैं, एक हिस्से पे माइनस, एक हिस्से पे प्लस, तो उसकी वजह से सेटअप एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या बना लेते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन करते हैं इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर, इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ अप्लाइड फील्ड, जो अप्लाइड फील्ड का डायरेक्शन है उसके बिल्कुल अपोजिट। इन द स्टैटिक कंडीशन, स्टैटिक कंडीशन में द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्व्स, वो अपने आप को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि फील्ड सेटअप ड्यू टू द चार्जेस, चार्जेस की वजह से जो फील्ड का सेटअप हुआ है अपियरिंग ऑन द फेसेस ऑफ द कंडक्टर, वो जो कंडक्टर के फेस पे अपियर हो रहे हैं, जस्ट कैंसल द अप्लाइड फील्ड, वो अप्लाइड फील्ड को क्या कर देते हैं, कैंसल कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो। अब ये आपको याद रखना है कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। इन केस द इलेक्ट्रिक फील्ड हैड बीन नॉन ज़ीरो इनसाइड द कंडक्टर, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस फोर्स एंड विल नॉट रिमेन स्टैटिक। अब अगर इन केस अगर ऐसा न हुआ तो, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो न हुई तो हैड बीन नॉन ज़ीरो, अगर उसके अंदर नॉन ज़ीरो यानी ज़ीरो नहीं, तो क्या हुआ, द फ्री इलेक्ट्रॉन, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो विल एक्सपीरियंस फोर्स, वो क्या एक्सपीरियंस करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, एंड विल नॉट रिमेन स्टैटिक, और वो स्टैटिक कंडीशन में रुके, मतलब साम्यावस्था स्थिति में नहीं रहेंगे। इट वुड लीड टू फ्लो, बल्कि क्या करेंगे, फ्लो करेंगे ऑफ करंट इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर ही करंट का फ्लो करेंगे। द फैक्ट दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो implies that there can be no net charge anywhere in the interior of the conductor। लेकिन द फैक्ट, हकीकत तो ये है, वास्तविकता तो ये है कि कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। इम्प्लाइज, ये इशारा करती है कि देयर कैन बी नो नेट चार्ज एनीवेयर इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदरूनी पार्ट में, अंदर वाले हिस्से में नो नेट चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। द फॉलोइंग रिजल्ट समराइज द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर when it is placed in an electric field। अब उसकी समरी समझ लीजिए कि जब किसी कंडक्टर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो पहला पॉइंट तो याद रखिए कि इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि कंडक्टर के अंदर होता है, हाँ, हर कंडक्टर के अंदर, तो हर कंडक्टर बाहर रहता है, प्लेट तो नहीं रहते वो बाहर। ये तो एक पर्टिकुलर केस चल रहा है ना, किसका चला, कैपेसिटर का। हमको पढ़ना किस कंडक्टर के अंदर किस कैपेसिटर कितनी ज़्यादा होती है, कैपेसिटी अभी आएगा कि हम चार्जेस को कितना क्या नाम है स्टोर कर सकते हैं। तो एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस होती है। ये दोनों पॉइंट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। क्या है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो और सरफेस पे
द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब मेकिंग 90 डिग्री। आगे बढ़े। इसके बाद द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, याद रखिएगा सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कांट हैव टेंजेंशियल कंपोनेंट, उस पर कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं बनता। हैड इट बीन सो द फ्री चार्जेस ऑन द सरफेस वुड एक्सपीरियंस फोर्स एंड मूव दैट इज विल नॉट रिमेन स्टेटिक। हैड इट बीन सो, अगर ऐसा हो जाता, ठीक है, तो फ्री जो चार्जेस ऑन द सरफेस, सरफेस पे जो फ्री चार्जेस हैं वुड एक्सपीरियंस, वो क्या एक्सपीरियंस करेंगे, फोर्स करें, महसूस करेंगे, एंड मूव, और क्या करेंगे, मूव करेंगे, दैट इज यानी विल नॉट रिमेन स्टैटिक, वो क्या नाम है, विरामावस्था में नहीं रहेंगे, वो गतिमान रहेंगे। तो इट वुड लीड टू द फ्लो ऑफ सरफेस से करंट, तो इट वुड लीड, तो उससे क्या मतलब निकलेगा कि फ्लो, फ्लो ऑफ सरफेस करंट, फ्लो ऑफ सरफेस, सरफेस पे करंट फ्लो करेगा। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मस्ट इंटर और लीव द कंडक्टर एट राइट एंगल टू इट्स सरफेस, ठीक है। तो देयरफॉर इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो मस्ट इंटर, वो ज़रूर प्रवेश करेगी, ठीक है, और लीव द कंडक्टर, या कंडक्टर को लीव करेगी किस एंगल पे, 90 डिग्री पे इसके सरफेस, इसके सरफेस से 90 डिग्री बनाते हुए या तो इंटर करेगी या तो लीव करेगी। इस तरीके से जब कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑफ द फॉर्म एज शोन इन फिगर 5.02। तो जब हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस फॉर्म में होती है, इस फॉर्म में, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ठीक है। व्हेन अ कंडक्टर इज चार्ज्ड, जब एक कंडक्टर को चार्ज किया जाता है तो जो एक्वायर्ड चार्ज है, एक्वायर्ड चार्ज मतलब जो प्राप्त किया गया चार्ज है, वो रिसाइड्स ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, वो कहाँ पे ठहरता, कहाँ पे रुकता है, सिर्फ कंडक्टर के सरफेस पे, कंडक्टर के सरफेस पे वो रिसाइड करता है, ठहरता है। एन अनचार्ज कंडक्टर हैज़ इक्वल अमाउंट्स ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस, याद रखिएगा एक जो अनचार्ज कंडक्टर होता है जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्जेस होते हैं, प्लस और माइनस की संख्या क्या होती है, इक्वल होती है। तो व्हेन अ कंडक्टर इज चार्ज्ड, तो जब एक कंडक्टर को आप चार्ज करते हैं तो जो भी चार्ज प्राप्त होता है, एक्वायर्ड होता है, इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, वो कंडक्टर के इंटीरियर पार्ट में वो इक्वली क्या नाम है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। दिस एक्सेस चार्ज, ये जो एक्सेस चार्ज है वो रिसाइड ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, वो सिर्फ कंडक्टर के सरफेस पे रहता है। इट कैन बी प्रूव्ड बाय यूजिंग गॉस थ्योरम एज एक्सप्लेन्ड बिलो, इसको प्रूव किया जा सकता है किस थ्योरम का इस्तेमाल करके, गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके। चलिए मान लीजिए एक गासियन सरफेस है, एक गासियन जस्ट इनसाइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, वो कंडक्टर के ठीक अंदर है। सिंस देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, आप जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गासियन सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी उस सरफेस में ज़ीरो हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द चार्ज इनसाइड द गासियन सरफेस मस्ट बी ज़ीरो। अब गॉस थ्योरम क्या है बोलिए, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई साइलॉन नॉट, ठीक है, ये क्या गॉस क्लियर है। तो अब यहाँ के कह रहे हैं कि मान लीजिए गॉस सरफेस है इनसाइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस के अंदर, तो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गासियन सरफेस शुड बी ज़ीरो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा,
ज़ीरो होगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस मस्ट बी, उसमें भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर? क्या क्लियर? अब इसके बाद है हेंस देयर इज नो चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के इंटीरियर पार्ट में कोई चार्ज नहीं होता। द इंटायर बॉडी ऑफ द कंडक्टर की पूरी बॉडी इंक्लूडिंग इट्स सरफेस को लेते हुए इज एट कांस्टेंट पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल कांस्टेंट, यानी पोटेंशियल कांस्टेंट पोटेंशियल पे माना जाता है। एज डिस्कस्ड अबव इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज ज़ीरो। कन्फर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर ज़ीरो होता है, इसलिए नो वर्क इज डन, कोई भी कार्य नहीं होगा इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज, एक टेस्ट चार्ज को ले जाने में बिटवीन 2 पॉइंट्स विद इन द कंडक्टर के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है तो नो वर्क विल बी डन। बोलिए। अच्छा, आप पढ़े ना, E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। ठीक है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई क्यू नॉट होगा ना। और W में क्या पढ़े हैं, W इज इक्वल टू F इंटू डी, F इंटू डी। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो ये ज़ीरो होगा, F ज़ीरो होगा। जब F ज़ीरो होगा तो D होते हुए भी क्या हो जाएगा, W ज़ीरो होगा। क्लियर? क्लियर है? नहीं समझे? F इज इक्वल टू ई क्यू नॉट। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो जब ये ज़ीरो तो इसको भी ज़ीरो कर देगा, तो F की वैल्यू ज़ीरो। और W इज इक्वल टू वर्क डन क्या होता है, F इंटू डी होता है, तो ज़ीरो हो जाएगा। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स विद इन द कंडक्टर। आल्सो एज द इलेक्ट्रिक फील्ड कांट हैव टेंजेंशियल कंपोनेंट, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं रखता, तो नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के सरफेस के किसी 2 पॉइंट में हम चार्ज को जो मूव कराएंगे, कोई मूव नहीं कराते, कोई वर्क डन नहीं हो सकता। तो दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल कब है, व्हेन द पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर इज कांस्टेंट, जब कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल है वो क्या हो, कांस्टेंट हो, एंड है द सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस, और सरफेस पे भी वो वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन साइलॉन नॉट। ये सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़े ना, बोलिए। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई A होता है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L होता है। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, रो होता है, रो इज इक्वल टू Q बाई V होता है। समझ गए, V वॉल्यूम हो गया। चलिए, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज E इज इक्वल टू सिग्मा बाई साइलॉन नॉट। चलिए इसी को प्रूव करिए। वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर। तो मान लीजिए एक कंडक्टर है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। ऑन अ कंडक्टिंग सरफेस द चार्ज स्प्रेड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस एंड देयर इज नो चार्ज इनसाइड इट। अब उस कंडक्टिंग जो सरफेस है उस पर चार्ज को क्या कर दीजिए, स्प्रेड कर दीजिए, फैला दीजिए। किसके, इसके बाहरी सरफेस पे। और देयर इज नो चार्ज इनसाइड इट, उसके अंदर कोई चार्ज
नहीं है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और ये तो जानते हैं कि जब सरफेस पे कोई भी चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट हैव अ कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंडक्टर के सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट नहीं है। तब क्या होगा, चलिए देख रहे हैं, वो आपका क्या है, एक सरफेस है। चलिए लेट्स कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को, पी पॉइंट, ठीक है, ये आपका पी पॉइंट देख रहे हैं ये पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मान लीजिए एक छोटा सा सिलेंडर बनाइए, छोटा सा सिलेंडर देख रहे हैं ना आप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डीएस, डीएस ये आपका डीएस है, क्रॉस सेक्शन एरिया आपका डीएस, विथ प्लेन फेज थ्रू द पॉइंट पी सच दैट इट इज़ वन फेज इज आउटसाइड। इसका एक फेज जो है कंडक्टर के बाहर है, आउटसाइड द कंडक्टर, एंड द अदर फेज, और दूसरा फेज कहाँ है, उस कंडक्टर के अंदर है। देखिए एक फेस ये है और एक फेस बाहर है। दिस सिलेंडर इज द गॉसियन सरफेस। और इस सिलेंडर को क्या हम मानेंगे, गॉसियन सरफेस। एज द पॉइंट पी इज वेरी क्लोज टू द चार्ज कंडक्टर। चार्ज कंडक्टर के पास जो है, जो चार्ज कंडक्टर के ऊपर जो पी पॉइंट है वो वेरी क्लोज है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी, पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है देख रहे ना, मिटा दें, ये पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी विल बी द सेम एज दैट ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। सही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पी पॉइंट पे और जो पार्ट है उस पर क्या होगा, सेम होगा। फर्दर एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्रॉसेस थ्रू द गॉसियन सरफेस ओनली थ्रू इट्स सरफेस एट द पॉइंट पी इज गिवन बाई डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस। अपने ने ई फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस होता है, एस। जब डी लेंगे, डी फाई लेंगे तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ठीक है। और ई डॉट एस इज इक्वल टू क्या होता है, ई एस कॉस थीटा होता है, ई एस कॉस थीटा। और वो जो है पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या नाम है उसका, वेक्टर, हाँ पैरेलल है, एरिया वेक्टर। तो डी फाई इज इक्वल टू क्या मिला हमको, ई डी एस, ई डी एस। अब कह रहा इफ सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर मान लीजिए हाँ हाँ, अब सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द चार्ज कंडक्टर, देन द गॉसियन सरफेस इनक्लोजेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू इजकल टू सिग्मा डी एस। आप पीछे पढ़े हैं कि सिग्मा इजकल टू होता है, सिग्मा इजकल टू क्या होता है, क्यू बाई, इसमें उसमें ए था, आप भी सिग्मा इजकल टू क्यू बाई एस ले लीजिए, ठीक है। और जब छोटा सा चार्ज लेंगे तो डी क्यू बोलेंगे, या सिग्मा इजकल टू डी क्यू बाई ये डी एस हो जाएगा, ठीक। तो अब डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी एस लिख सकते हैं। तो भाई देखिए डी क्यू को क्या लिखा गया है, डी फाई इज इक्वल टू, ये आपका क्या है, गॉसला है, गॉसला है ना, फाई इज इक्वल टू
क्यू अपन एप्सिलॉन हाँ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गासला है। क्योंकि एक पार्टिकुलर छोटा सा पोर्शन ले रहा है, तो डी फाई इज इक्वल टू डी क्यू बाई साइलॉन नॉट। अब डी क्यू को क्या लिखा गया है, सिग्मा डी एस, तो डी फाई इज इक्वल टू सिग्मा डी एस बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अब फ्रॉम द इक्वेशन 5.01 एंड 5.02 ई डॉट डी एस, ई डी एस ये क्या है, EDS ई डी एस कहाँ से ये आया, बोलिए? ये देखिए डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस, ई डी एस, और यहाँ पे डी फाई इज इक्वल टू डी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा डी एस अपॉन। अब ये दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे दोनों को, ये डी फाई सेम है, तो ई डी एस इक्वल सिग्मा डी एस बाई साइलॉन। तो देखिए ई डी एस इज इक्वल टू सिग्मा डी एस बाई साइलॉन, तो ये डी एस आपका कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इसमें कह रहा है कि इफ़ एन इज़ यूनिट वेक्टर, अगर एन आपका यूनिट वेक्टर है नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इन आउटवर्ड डायरेक्शन, देन इन वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन सिग्मा नॉट यूनिट वेक्टर एन। कन्फर्म? अब अगर ये जो है किसी और मीडियम में, डाइलेक्ट्रिक में, इनके द चार्ज कंडक्टर लाइज इन ए मीडियम, ये एयर में है, वैक्यूम एयर। अब अगर क्या नाम है, कंडक्टर आपका कहाँ पे, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंडक्टर गिवन बाय द इक्वेशन, यहीं पे आप क्या लगा देंगे, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के। चलिए अब हम लोग कल पढ़ेंगे पोलर एंड नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक।